लड़की लगातार मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। पूरा माहौल काफी खौफनाक था। तभी उन गुंडों में से किसी एक ने उस लड़की के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो लड़की बारिश के कारण सड़क के किनारे कीचड़ से भरे गड्ढे के पास गिर गई। उसके हाथ में अपनी चूड़ियां उसके हाथों में चुभ गई। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। बारिश में भीगी वो लड़की अपनी लाल आंखों से उन गुंडों को घबराए हुए देख रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अपना मुंह बंद कर। दोबारा अपना मुंह खोला ना तो याद रख, यही दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? उस लड़की की रिक्वेस्ट सुनकर उस गुंडे ने तुरंत ही उसका जबड़ा पकड़ लिया, जिसे देखकर वो काफी घबराई हुई थी। वो लड़की उन सभी गुंडों को देखकर डर से कांप रही थी। तभी एक गुंडे ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ते हुए ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसे देखकर वो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, मेरी नजदीक मत आओ, दूर हो जाओ, प्लीज पीछे हटो, दूर हटो। वो लड़की डर से कांप रही थी। वो लोग उसे गलत तरीके से छू रहे थे। इस सुनसान सड़क पर इस बारिश के बीच कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तभी एक गुंडे ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचने लगा, जिसे देखकर वो फिर से चिल्लाने वाली थी, पर उसने उसका मुंह अपने हाथ से दबोचकर बंद कर दिया। तब तक उस गुंडे के साथी भी उसके पास आए और फिर सड़क पर खड़ी उनकी गाड़ी में उस लड़की को जबरदस्ती धकेल दिया। वो सभी बारिश में भीग चुके थे और काफी खतरनाक लग रहे थे। वो उस लड़की की हालत देखकर उस पर हंसने लगे। आज रात मजा आ जाएगा। गाड़ी के अंदर गिरते ही उस लड़की के कंधे पर चोट आई, लेकिन वो गुंडे उसे बिना कोई मौका दिए एक साथ गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी तेज गति से वहां से निकल गई। ये देखकर माया खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? जाने दो मुझे। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो उन सभी गुंडों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। तभी एक गुंडे ने उसका जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से गन निकालकर माया के सर पर रखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया? मरना चाहती है क्या? अपना मुंह बंद कर, वरना कल का सूरज नहीं देख पाएगी। चुप रहेगी तो जिंदा बच पाएगी, समझी? 21 साल की माया उन गुंडों के पास हथियार देखकर एकदम सहम गई। वो अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। उसने कई सपने देखे थे, पर पहले सिद्धार्थ का धोखा और अब ये अनजान गुंडे जो उसे कहाँ लेकर जा रहे थे उसे नहीं पता था। उसके साथ क्या करने वाले थे उसे ये भी नहीं पता था। बस हट्टे कट्टे खतरनाक गुंडों के बीच फंसी हुई खुद को बचाने की प्रार्थना करने लगी। उसे अब अपने घर छोड़ने का पछतावा हो रहा था। माया बिल्कुल चुप डरी सहमी उनके बीच बैठी थी कि कुछ ही देर में वो गाड़ी अचानक ही एक बड़े से बंगले के अंदर पहुंची। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन माया की जिंदगी उसे कहाँ लेकर आई थी उसे नहीं पता था। चल, जल्दी निकल। उन गुंडों ने गाड़ी से बाहर निकलते ही माया को भी उसके हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला, जिसे देखकर माया खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। माया खुद को छुड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन तभी गुंडा माया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हवेली के अंदर लेकर आया और अचानक ही उसे जमीन पर फेंक दिया। माया, जो शादी के जोड़े में थी, सर से लेकर पैर तक गहनों से लदी हुई थी। वो बारिश के कारण भीगने से सर्दी के मौसम के ओस की तरह बिल्कुल खूबसूरत दिख रही थी। उसने जब अपनी भीगी पलकों को ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने शादी का एक मंडप था। वो मंडप बेहद खूबसूरत था। वैसा मंडप हर लड़की अपने सपने में देखती थी। वहां सब कुछ काफी खूबसूरत था।
पंडित जी मंडप के बीच बैठे हवन कुंड में अग्नि जला रहे थे, जिसे देखकर माया एक पल के लिए सन्न हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी जो गुंडे उसे लेकर आए थे, उनमें से एक ने आगे बढ़कर तेज आवाज में कहा, बॉस, आपका काम हो गया। आपकी दुल्हन मंडप में पहुंच चुकी है। उस गुंडे की आवाज सुनते ही माया अपने होश में आई और अब अपने भीगे हुए कपड़ों को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी उस मंडप से कुछ दूर एक सीढ़ी, जो कि ऊपर कॉरिडोर की तरफ जाती थी, वहां से सहरा बंधे लाल रंग के शेरवानी में एक आदमी नीचे उतर कर आया। माया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन कद काठी में वो काफी लंबा चौड़ा था, जिसे देखकर माया पीछे हटने लगी। और फिर वो अचानक वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, पर तभी उसने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और आसपास ढेरों गुंडे थे। वो सब किसी जल्लाद से कम नहीं दिख रहे थे, जिसे देखते ही माया के कदम जो बढ़ने वाले थे वो वहीं रुक गए। माया अपने सामने उस बंद दरवाजे को देख रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर माया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में उसे नोचने खनोचने लगी, उस पर चीखने चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करनी चाहती, जाने दो मुझे, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। माया उस गुंडे के साथ खींचते हुए मंडप में गई, पर फिर अचानक ही उसने मंडप से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाकर उस गुंडे के सर पे दे मारा और वो गुंडा अचानक ही कुछ कदम पीछे हट गया। तभी माया ने हवन कुंड में जल रही लकड़ियों में से एक लकड़ी के सिरे को पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। वो लकड़ी एक तरफ से जल रही थी, जिसे उन सबको दिखाकर माया ने घबराते हुए कहा, खबरदार, जो अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं सबको मार दूंगी, मैं मार दूंगी सबको। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माया उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद अंदर से कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस कोशिश का कोई फायदा होगा या नहीं, या फिर वो और मुसीबत में फंसने वाली थी। पर वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? उसका दिल तो अभी टूटा था। उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था, उसकी जिंदगी को मजाक बना दिया था। तो अब वो किसी और को अपनी जिंदगी का मजाक कैसे बनाने दे सकती थी? माया अपने हाथ में उस जलती हुई लकड़ी को दिखाकर उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए उसके हाथ से लकड़ी छीन ली। माया को सहरा बंधे उस दूल्हे ने जकड़ रखा था, जिसे देखकर माया अपने आप को छुड़ाने लग गई। छोड़ो मुझे, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो। माया की इतनी कोशिशों के बावजूद उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस माया के दोनों हाथों को पकड़े चुपचाप अपने सहरे में खड़ा था। उसे देखकर माया रोए जा रही थी कि तभी माया के कानों में एक औरत की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माया बेटा, माँ, माँ। माया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपनी माँ को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखा। उनके सर से खून बह रहा था, होठों के किनारे पर काफी खून था, हाथ पैरों में चोट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। उसकी माँ की हालत काफी खराब लग रही थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देख रही थी। माँ, आप। माया अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं उस आदमी ने भी माया का हाथ इस बार बहुत ही आसानी से जाने दिया। माँ, आप ठीक है ना? आपके साथ ये सब किसने किया और आप यहाँ पे कैसे आई? आपको ज्यादा चोट आई है? क्या हुआ बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ है, क्या किया? माया अपनी माँ को चारों तरफ से देखकर उनके चोट का अंदाजा लगाने लगी। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा गई थी। अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी माँ की भी थी।
तभी उसकी माँ ने अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देखते हुए कहा, बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ये लोग बहुत खतरनाक है। मैं शाम को बाजार गई थी और इन लोगों ने मुझे वहां से अचानक ही किडनैप कर लिया। मुझे बहुत मारा बेटा, बहुत मारा मुझे। बचा ले बेटा। इन लोगों ने तेरे पापा और तेरे भाई को भी घर में कैद कर रखा है। वो दोनों घर में कैद है। हम किसी को नहीं बता सकते। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। माँ माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माया अपनी माँ के हाथ पैर से रस्सियां खोलने लगी। वे कुर्सी पर काफी मजबूती से बंधी हुई थी कि तभी अचानक एक आदमी ने माया की माँ के सर पर बंदूक रखते हुए माया से कहा, हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ, तेरा बाप और तेरा भाई जिंदा रहे तो चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जा। इसी में तेरी और तेरे परिवार की भलाई है, वरना दूर हो जाओ मेरी माँ से। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। वो उससे झगड़ने लगी थी, जिसे देखकर कुछ और गुंडे उसके पास आए ताकि माया को कंट्रोल कर सके। लेकिन माया किसी के भी काबू में आने वाली नहीं थी। वो बस अपनी कोशिश में लगी थी कि तभी जिस आदमी के हाथ में गन थी उसने माया की माँ की तरफ गोली चला दी, जिसे देखते ही माया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक पल के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे आसपास की सारी दुनिया ही रुक गई हो और माया बस अपनी माँ को खोने वाली थी। माया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी, पर वो गोली माया की माँ के करीब से होकर गुजर गई, जिसे देखते ही माया अंदर से कांपने लगी। जरा सी गलती से उसकी माँ की जान जा सकती थी। तभी उस गुंडे ने माया को जबड़े से पकड़कर उसे धमकाते हुए कहा, देख, इस बार निशाना चूक गया, पर अगली बार चूकेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल मंडप में बैठ। इतना कहकर उस आदमी ने माया को मंडप की तरफ धक्का दिया, जिसे देखकर माया भी अब बेजान सी मंडप की तरफ चली गई। तभी माया की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी जान की चिंता मत कर। तू मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। माया रुक जा बेटा, भाग जा, यहाँ से भाग जा बेटा। माया की माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को वहां से भागने के लिए कह रही थी, लेकिन माया अपनी माँ को अकेले छोड़कर कहाँ जा सकती थी और कैसे? गुंडों ने माया को जबरदस्ती लाकर मंडप में बिठाया। वहीं सेहरा पहने जो आदमी अब तक खड़ा था, वो भी माया के बगल में आकर बैठ गया। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उन गुंडों को देखकर लग रहा था कि उसने पहले ही सारी प्लानिंग बना ली थी। पंडित जी भी थोड़े डरे हुए से लग रहे थे। मंडप में दूल्हा दुल्हन के आते ही पंडित जी मंत्रों को पढ़ने लगे। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जिसे देखकर माया समझ गई कि पंडित जी भी शादी नहीं करवाना चाहते थे और उन्हें भी जबरदस्ती लेकर आया गया था। उसे नहीं पता था कि ये शादी क्यों हो रही थी, उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया और वो इंसान कौन था। बस उसे अपनी माँ और अपना परिवार दिख रहा था, जिनकी जान खतरे में थी। वहां जो गुंडे थे वो किसी की भी जान ले सकते थे। माया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी पंडित जी ने उन दोनों को वरमाला के लिए खड़ा किया। माया काफी घबराई हुई थी। उसने डरते हुए उस आदमी को वरमाला पहनाया और फिर कुछ ही पल में उनके फेरे शुरू हो गए। माया को चोट लगी थी, उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। उसके लहंगे से अब भी पानी टपक रहा था, लेकिन किसी को भी किसी भी बात की परवाह नहीं थी। बस वहां सबका एक ही मकसद लग रहा था कि किसी भी तरह से माया की शादी हो जाए। जैसे ही आखिरी फेरा हुआ, पंडित जी ने दूल्हे की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाया, जिसके अगले ही पल माया की मांग में किसी अजनबी के नाम का सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था
जिसे देखते ही माया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू किसी बरसात की तरह बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी। वहीं कुर्सी पर बैठी माया की माँ, जो अब तक रो रही थी, चिल्ला रही थी, माया को भागने के लिए कह रही थी, अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में चमक आ गई और दूल्हा शादी के बाद अचानक ही मंडप से उठकर कहीं चला गया। माया मंडप में बैठी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो अब किसी की पत्नी थी, पर किसकी उसे नहीं पता था। उसका दूल्हा शादी के बाद मंडप में उसे छोड़कर जा चुका था। वो अकेले मंडप में बैठी थी। तभी मंडप के पास एक गुंडा आया और उसने अपनी कर्कश आवाज में माया से कहा, उठो, चलो हमारे साथ। माया बेसुध सी अपनी जगह पर बैठी थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे उठाया और वहां से कहीं लेकर जाने लगा। तभी माया की नजर अपनी माँ पर पड़ी, जिसने माया को देखते ही तुरंत फिर से अपना वही बेबस और लाचार चेहरा बना लिया। अपनी माँ को ऐसे देखकर माया छटपटाने लगी। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। प्लीज, शादी हो गई है ना? अब मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है। प्लीज मुझे जाने दो। चुप करके हमारे साथ चल, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, चल। वो आदमी माया को खींचते हुए अपने साथ लेकर उस बड़ी सी हवेली के कमरे में लाया और उसने अचानक ही माया को कमरे के अंदर धक्का देते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसे देखते ही माया उठकर दरवाजे के पास आई और चीखते हुए दरवाजा पीटने लगी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे माँ के पास जाना है। शादी हो गई है ना, तो अब मुझे यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है? जाने दो मुझे यहाँ से, खोलो। माया के हाथ से पहले ही खून बह रहा था और अब दरवाजे पर ऐसे हाथ मारने से उसकी काफी सारी चूड़ियां टूटकर उसके ही हाथों में चुभ गई थी। लेकिन माया लगातार दरवाजे पर अपना हाथ मार रही थी। काफी देर तक हाथ मारने के बाद माया वहीं बेजान होकर एकदम से जमीन पर गिर गई। वो कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वहां काफी बड़ा बेड था, सोफा था और सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन माया जमीन पर बैठी अपनी हालत देख रही थी। वो दुल्हन बनना चाहती थी। वो दुल्हन बनी भी थी, पर वैसे नहीं जैसे वो चाहती थी। जिसके बारे में सोचते ही माया ने रोते हुए खुद से कहा, सॉरी सॉरी मम्मी पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं सिद्धार्थ की बातें मानकर घर छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माया अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए पुराने दिनों में खो गई, जब उसकी पहली बार सिद्धार्थ से मुलाकात हुई थी, जब उनमें प्यार हुआ था, जब उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब से 2 साल पहले माया सुबह सुबह उठकर अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने अपने बैग को पैक करते हुए किचन की तरफ देखकर अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, लंच पैक हो गया क्या? मुझे देर हो रही है। आज मैं फिर से कॉलेज के लिए लेट नहीं होना चाहती। कल प्रोफेसर से बहुत डांट पड़ी थी। माया अपने माता पिता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके घर में 2 कमरे थे, एक छोटी सी रसोई थी। उसकी माँ कावेरी काफी शातिर और लालची किस्म की औरत थी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था, पर उसके पति की थोड़ी सी तनख्वाह में उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चलता था। वहीं उसके पिता बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे इंसान थे। जितनी तनख्वाह मिलती उतनी ही अपनी पत्नी के हाथ में रखते थे और बदले में उनकी पत्नी उन्हें ढेर ताने देती। इसके अलावा माया का छोटा भाई फिलहाल तो स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि उसे ब्लड कैंसर था, जिसका इलाज चल रहा था। इसीलिए घर खर्च के ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके इलाज में ही चले जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी तंगी का सामना करना पड़ रहा था। और माया ने अपने परिवार के माहौल को देखकर
फैसला कर लिया था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, अपने परिवार का सहारा बनेगी। माँ, माँ लंच पैक हो गया क्या? माया ने अपने बैग को अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तभी रसोई में उसके पिता रामप्रसाद की आवाज आई। हो गया, आ रहा है तुम्हारा लंच। माया के पिता अपने हाथों में माया का लंच लेकर बाहर आए, जिसे देखते ही माया ने हैरान होकर पूछा, पापा आप मेरा लंच लेकर क्यों आ रहे हैं? माँ कहाँ गई? माया के सवाल पर उसके पिता ने अपना मुंह बनाकर कहा, तू तो जानती है तेरी माँ कैसी है, अब तक सो रही है। तू चिंता मत कर, तू जा कॉलेज, वरना तुझे देर हो जाएगी। जी पापा। माया अपने पापा से अपना लंच लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसने कॉलेज जाने के लिए बस ली और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के बाहर जैसे ही बस रुकी और माया बाहर आई, वहां से आने जाने वाली सभी लड़के लड़कियों की नजरें माया की तरफ मुड़ गईं। माया भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी सुंदरता किसी अप्सरा से भी बढ़कर थी। उसकी वो झील सी नीली आंखें, काले रेशमी लहलहाते हुए लंबी जुल्फें, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी और मुलायम होंठ, सुराईदार गर्दन, उसका खिलता हुआ चेहरा और उसका परफेक्ट फिगर न सिर्फ लड़कों को अपनी तरफ खींचता था, पर लड़कियां भी माया के साथ ही रहना पसंद करती थी, ताकि माया के साथ रहकर कोई लड़का उन पर भी नजरें डाल सके। तभी कॉलेज के अंदर से एक बड़ी सी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आई, जिसे देखते ही कॉलेज की सारी लड़कियां जो अब तक माया को देख रही थी, वो अब उस तरफ दौड़ पड़ी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आ गया, अरे चलो चलो उसे देखते हैं, चलो। सारी लड़कियां दौड़ते हुए उस स्पोर्ट्स कार की तरफ गईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक काफी लंबा और मुस्कुराता हुआ लड़का बाहर निकला। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी सब बहुत महंगे लग रहे थे। उसने अपने बालों को जेल से सेट कर रखा था और चेहरे पर कलरफुल चश्मा लगाए वो अपने आसपास जमा लड़कियों की उस भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से निकला जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। वही सारी लड़कियां उसकी अदा को देखकर खुशी के मारे उसका नाम चिल्लाने लगी। वो लड़कियां सिद्धार्थ के पीछे पीछे दौड़ रही थी ताकि सिद्धार्थ उन्हें एक नजर देख सके। इधर माया पूरे भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक लड़के ने माया के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय माया, कैसी हो? लेकिन माया उसे इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ऐसा हमेशा होता था। लड़के और लड़कियां माया से बात करने की अपनी पूरी कोशिश करते थे, लेकिन माया की नजर सिर्फ उसकी किताबों पर होती। वो चुपचाप से अपनी क्लास में आ गई और सबसे आगे के बेंच पर बैठ गई। वहीं उसका पूरा क्लासरूम, जहां अभी शोर शराबा था, माया के आते ही बिल्कुल शांत हो गया। सभी माया की खूबसूरती में डूब गए और माया अपनी किताबों को अपनी नजरों के सामने खोले उनमें डूब गई। वहीं सिद्धार्थ भी उसी क्लास में आया। उसके आते ही सारी लड़कियां अपना सारा काम छोड़कर सिद्धार्थ के पास बैठकर उसे निहारने लगी। कुछ देर में प्रोफेसर आए और उन्होंने लेक्चर दिया और फिर चले गए। जिनके जाते ही सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से बाहर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सारी लड़कियां दूर से ही आह भर रही थी। क्लास में सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। सब फ्री पीरियड एंजॉय कर रहे थे और माया अपने बैग से एक वाइट पेपर निकालकर उस पर स्केच करने लगी। माया दूसरों की बात करने से ज्यादा अकेले बैठकर स्केच करना पसंद करती थी। उसे स्केच करना बहुत अच्छा लगता था। माया अपनी जुल्फों को अपने हाथों में समेटे हुए अपने स्केच को बड़े ध्यान से बना रही थी। तभी उसकी दोस्त पूजा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओ हेलो मैडम, पूरा दिन इसी में बिताना है क्या? चलो ना, कैंटीन से कुछ खाकर आते हैं। पूजा मैम, माया ने स्केच पर से अपना हाथ हटाया ही था कि अचानक हवा के कारण उसका स्केच उसकी बेंच से उड़ गया, जिसे देखते ही माया सब कुछ भूलकर बस उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। पर वो पेपर उड़ता हुआ अचानक ही क्लास के बाहर खड़े सिद्धार्थ के चेहरे पर चला गया। जिस बात से अनजान माया उसके पास आई और सिद्धार्थ के हाथ से उस पेपर को लेकर शर्मिंदा होते हुए कहा, वो गलती से, सॉरी। माया ने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर जैसे ही सिद्धार्थ को देखा,
उसकी नजरें सिद्धार्थ से मिल गईं। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर ध्यान भी नहीं दिया था। माया जिसे पढ़ाई से प्यार था, और सिद्धार्थ जो लड़कियों के बीच घिरा रहता था, उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बेहद अलग थी। पर आज उन दोनों की दुनिया जैसे एक होने लगी थी। माया सिद्धार्थ को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर वहां से तुरंत ही जाने लगी, पर तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, माया ने धीमी आवाज में कहा। तभी सिद्धार्थ ने उसकी घबराहट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर कैंटीन चलकर तुम मेरे साथ कॉफी पी सकती हो। देखो, अगर तुमने कॉफी पी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिद्धार्थ के पूछते ही वहां आसपास जो लड़कियां खड़ी थी वो माया से जलने लगी। वहीं माया भी अपनी गलती की वजह से शर्मिंदा थी, तो उसने सिद्धार्थ की बात मान ली। वो दोनों कैंटीन गए। वहां पर कुछ देर एक दूसरे से बात करते हुए वो एक दूसरे के दोस्त बन गए, और फिर तो मिलना जुलना बढ़ने लगा। पर फिर एक दिन माया कॉलेज नहीं आई, जिसके अगले ही दिन सिद्धार्थ ने माया के लिए परेशान होकर उससे पूछा, माया क्या हुआ? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पूजा ने बताया कि तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सिद्धार्थ के पूछते ही माया उसके सामने टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ, मेरे भाई को ब्लड कैंसर है। मेरे घर में पैसों की कमी है, इसलिए मैं कल जॉब ढूंढने गई थी। मैं ऐसे ही अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। माया को इतना परेशान देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपने गले लगा लिया। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शॉप पर एक जॉब दिलवा देता हूँ। तुम वहां पर अपना काम करना और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिद्धार्थ की इस बात ने माया का दिल जीत लिया था। सिद्धार्थ ने उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, पर वो उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था। माया सिद्धार्थ की ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी, और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते को देखते ही देखते कब 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। माया जो सबसे दूर रहती थी, वो अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सिद्धार्थ के साथ ही बिताने लगी। यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई भी भूल गई। वो कॉलेज तो आती, पर क्लास में न जाकर सिद्धार्थ के साथ कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बैठे रहती, उससे बातें करती। सिद्धार्थ, तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में भी कभी प्यार आ सकता है, पर तुमने सब कुछ बदल दिया। माया कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बैठी थी, और सिद्धार्थ उसकी गोद में अपना सर रखकर लेटा था। माया हल्के हाथ से उसके बाल सहला रही थी कि तभी सिद्धार्थ कुछ सोचकर एकदम से उठकर बैठ गया। अच्छा माया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका जवाब सिर्फ हाँ में देना है। सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर माया कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो उठो उठो, जल्दी उठो, अपनी आंखें बंद करो। सिद्धार्थ ने माया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया, और फिर उसकी आंखें बंद कर दी। माया थोड़ी घबराई हुई थी कि सिद्धार्थ उससे क्या कहना चाहता था, पर तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, माया, विल यू मैरी मी? माया के कानों में जैसे ही सिद्धार्थ के शब्द पड़े, उसने अपनी आंखों को हैरानी से खोल दिया। पर सिद्धार्थ को अपने सामने घुटने के बल बैठे अपने हाथों में एक रिंग लिए देखकर माया के होश उड़ गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिद्धार्थ उसे शादी के लिए इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। सिद्धार्थ, ये सब तुम? माया को शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो क्या कहे। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कल सुबह ही शादी करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माया जो सिद्धार्थ के प्यार में पागल थी, उसे एकदम से ही अपने परिवार का ख्याल आया। तुम जानते हो मेरी फैमिली की क्या हालत है, और ऐसे में शादी, मैं उन्हें मैं कैसे समझाऊंगी? माया को उसकी फैमिली की चिंता हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम कल कोर्ट मैरिज करेंगे, और फिर जब सही वक्त आएगा तब हम तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली को बता देंगे। सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर भी माया परेशान थी। तभी सिद्धार्थ ने अब थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? खुद से भी ज्यादा। माया इतना कहकर सिद्धार्थ के गले लग गई।
जिसे देखकर सिद्धार्थ काफी खुश था। और अगले ही दिन माया ने सुबह सबके उठने से पहले एक लेटर लिखकर अपने कमरे में अपने परिवार के लिए छोड़ दिया, जिसमें उसने अपनी शादी की सारी बात लिख दी थी। और फिर सिद्धार्थ के दिए शादी के जोड़े को पहनकर वहां से रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकल गई। वो जब वहां करीब सुबह के 10 बजे पहुंची तो सिद्धार्थ गायब था। उसने सिद्धार्थ को काफी कॉल किए, लेकिन सिद्धार्थ का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ही उसके पास सिद्धार्थ का एक मैसेज आया। सॉरी माया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने शादी के बारे में बस यूं ही कह दिया था। तुम तो जानते ही हो कि मैं लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन एक ही लड़की के साथ पूरी लाइफ, नो वे। माया सिद्धार्थ का ये मैसेज देखते ही अंदर से टूट गई। माया को सिद्धार्थ का मैसेज मिल चुका था। वो पढ़ चुकी थी कि सिद्धार्थ ने सिर्फ उसके साथ मजाक किया था। उसने शादी के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस बुलाकर उसे धोखा दिया था। लेकिन माया इस बात को मान ही नहीं पा रही थी। नहीं, नहीं सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। माया रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने खड़ी बेचैन होने लगी कि तभी उसे एक दर्द का एहसास हुआ और अचानक ही उसकी आंख खुल गई। तब उसे पता चला कि वो सपना देख रही थी। वो अभी भी उसी कमरे में थी जहां उन लोगों ने उसे कैद किया था। माया जमीन पर बैठे बैठे रोते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। और अब जैसे ही उसकी नींद खुली तो वो फिर दोबारा उठकर दरवाजे के पास आई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माया ने जैसे ही दरवाजे को पकड़कर खींचना चाहा, वो दरवाजा एकदम से खुल गया, जिसे देखकर माया हड़बड़ी में बाहर आई। वहां कोई भी गुंडा नजर नहीं आ रहा था। वो उस हवेली के कॉरिडोर में थी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने देखा कि हवेली के हॉल में कुछ लोग एक जैसे कपड़े पहने काम कर रहे थे। वहां सफाई चल रही थी। माया उन सब चीजों को देखकर काफी हैरान थी कि तभी अचानक वो कॉरिडोर से गुजरने वाली एक लड़की से टकरा गई। उसने भी बाकियों के जैसे ही कपड़े पहने थे, जिसे देखते ही माया ने घबरा कर कहा, सॉरी 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 सॉरी। माया काफी घबराई हुई थी। तभी उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी मैडम, आपको कुछ चाहिए? उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर माया ने सोचते हुए पूछा, ये किसका घर है और मेरी माँ कहाँ है? सॉरी। वो लड़की माया की कोई बात नहीं समझ पाई। फिर उसने मुस्कुराकर माया को समझाते हुए कहा, मैडम ये कोई घर नहीं है, ये होटल है। और आपकी माँ मुझे नहीं पता। माया को उस लड़की की बात समझ नहीं आई। कल ही तो उसकी यहाँ पर शादी हुई थी। उसकी माँ भी यही थी। और वो गुंडे, वो शेरवानी वाला इंसान जिससे उसकी शादी हुई थी, वो सब तो यहीं पर थे। पर अब वहां पर कोई नहीं था। उसने अपनी माँ के लिए परेशान होकर उस लड़की से पूछा, पर कल यहाँ पर शादी हुई थी और यहाँ पर कुछ लोग थे। उन लोगों ने मेरी माँ को पकड़ रखा था। सॉरी मैडम, पर कल पूरे दिन के लिए ये होटल बंद था। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। उस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नजर अपने गले पर पड़े मंगलसूत्र पर गई, जो सच था। फिर उसने अपने सिंदूर को देखा, सब कुछ सच था। तो फिर उसके सामने खड़ी लड़की उससे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच्चाई थी और क्या सपना। वो अब लड़खड़ाते कदमों से वहां से दौड़ पड़ी। वो नीचे उतरकर होटल के बाहर निकली। तभी उसने देखा कि वो वाकई होटल था, कोई हवेली नहीं। ये देखकर माया बिना रुके वहां से दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल गई। उसके पास ना पैसे थे और ना ही कुछ और। वो बस ऐसी हालत में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। उसके हाथ में पहले ही चोट आई थी। अब उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन वो बिना रुके बस दौड़े जा रही थी। काफी देर तक दौड़ते हुए आखिर वो अपने घर पहुंच गई। वो दरवाजे पर हांफते हुए पहुंची और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आई। माँ, माँ, पापा, कहाँ हैं आप?
माया जब अंदर आई तब उसने देखा कि उसकी माँ कुर्सी पर बैठी आराम से चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसके पिता और उसके भाई भी साथ में ही बैठे थे। लेकिन जैसे ही उसके पिता और उसके भाई ने माया को ऐसी हालत में देखा तो वो तुरंत दौड़कर उसके पास आए। माया, क्या हुआ बेटा? तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? और तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? पापा, आप ठीक है ना? आप सब ठीक है ना? माया अपने पूरे परिवार को परेशान नजरों से देख रही थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर उसके भाई और उसके पिता दोनों परेशान थे। तभी उसकी माँ जो चाय की चुस्कियां ले रही थी, उसने अपना कप सामने की टेबल पर रखते हुए कहा, कोई हालत नहीं बना रखी, आपकी बेटी की शादी हो गई है। माया की माँ की बात सुनकर काफी सब परेशान हो गए। माया भी खुद हैरान थी कि उसकी माँ ये कैसे बात कर रही थी। तभी उसके पिता ने माया की माँ से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? कल पूरी रात तुम गायब रही, सुबह आई तो खुशी से नाच रही थी। अरे मुझे रसोई के काम में लगा दिया और अब ये बकवास बातें। पैसे मिले हैं तुम्हारी लाडली के बदले। माया की माँ ने अपनी जगह खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने पर्स से एक नोटों का बंडल निकाला। ये देख रहे हो, पूरे 50 लाख। अरे इतनी कमाई तो तुम पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाए, जो एक रात में तुम्हारी बेटी की शादी के बदले मिले हैं। अपनी माँ की बातें सुनते ही माया, उसके पिता राम प्रसाद और उसका भाई तीनों हैरान रह गए। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने हमारी बेटी को बेच दिया। राम प्रसाद काफी गुस्से में था। तभी उसकी पत्नी कावेरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेचा नहीं है, अच्छे घराने में शादी की है। तुमसे तो घर का खर्च चलाया नहीं जा रहा था और शादी के बदले ना पैसे नहीं मिला करते, पर इसके बदले मिले हैं। खुशकिस्मत समझो खुद को, इसकी शादी बहुत रईस इंसान से हुई है। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी राज करेगी वहाँ पे, राज। अरे भगवान से डरो कावेरी, भगवान से डरो, तुम्हारा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राम प्रसाद ने लड़खड़ाती आवाज में गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर कावेरी ने अपना मुंह बनाकर जवाब दिया, अपना ये प्रवचन ना बंद करो, प्रवचन से पेट नहीं भरता, समझ में आई बात? खुद को तो 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे सकते और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। सबका भविष्य बना दिया है मैंने और आज नहीं तो कल इसकी शादी करवानी ही थी, सो मैंने करवा दी। पर मुझे शादी नहीं करनी थी माँ, मुझे शादी नहीं करनी थी। माया ने रोते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ने उसके साथ ये सब किया। उसकी माँ ने उसे किसी अमीर इंसान के हाथों बेच दिया। उसने अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे कोई बेच देगा और कोई खरीद लेगा। माया अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी कावेरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, अंदर कहाँ जा रही है? तेरी शादी हो गई है और अब तू अपने ससुराल जा। आज उनके घर जाएगी, बहू बनकर रहेगी, तो ही तो कल हमें और भी पैसे मिलेंगे और भी बहुत फायदा होगा। चल जल्दी वापस लौट जा। कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? राम प्रसाद ने अपनी बेटी को संभालते हुए कहा। तभी कावेरी ने राम प्रसाद को पीछे हटाकर माया को घर से बाहर निकालकर धक्का देते हुए कहा, चली जा यहाँ से, उस आदमी के घर लौट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी शादी हो गई है और अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। कावेरी इतना कहकर दरवाजा बंद करने लगी। तभी माया ने दरवाजा पकड़कर रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ प्लीज, मैं आपसे नहीं जानती। जहाँ पर हमारी शादी हुई थी वो होटल था, वो कल रात को ही जा चुका है। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी माँ, प्लीज मेरी बात सुनो। माया को रोते हुए देखकर उसकी माँ कावेरी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, वाह, मैंने कुछ किया तो गलत हो गया और कल खुद वो चिट्ठी छोड़कर भागी थी तब सही था। क्यों, मैं बुरी हूँ और तू बहुत अच्छी है, हैं? तुझे पता भी है कि तेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था? कावेरी की बातें सुनकर माया उसे कंफ्यूजन में देखने लगी।
तभी कावेरी ने उसे कल के बारे में बताया। माया जब वो लेटर लिखकर अपने घर से चली गई और कावेरी सुबह माया के कमरे में पहुंची, तभी उसे बिस्तर पर माया का लिखा हुआ लेटर मिल गया, जिसे पढ़ते ही कावेरी अपनी छाती पीट कर रोने लगी। हे भगवान, हे राम जी, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे हमें कौन सी कर्मों की सजा दे रही है ये? अब मैं क्या करूं, हे भगवान। कावेरी के रोने की आवाज सुनकर रामप्रसाद और उसका बेटा दौड़ते हुए कमरे में आए। रामप्रसाद ने अपनी पत्नी के पास जाकर उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? अरे अपनी लाडली की ना करतूतें देखो, पता चल जाएगा कि क्या करके गई है वो। कावेरी ने इतना कहकर रामप्रसाद के मुंह पर वो लेटर फेंक दिया, जिसे पढ़ते ही रामप्रसाद भी एकदम से हैरान रह गया। तभी कावेरी उस लेटर को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकलने लगी, जिसे देखकर रामप्रसाद ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो घर लौट आएगी। घर लौट आएगी?